सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आपका जानवी एजुकेशन हब में स्वागत है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम NIOS क्लास 12th में जो पेंटिंग विषय है उसका चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर है आपके मेन एग्जाम में दे रखा है। इसके अंतर्गत आपके मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पढ़ते हैं चैप्टर को। पाठ का नाम है भारतीय कला में फ्रेस्को एवं टेम्परा पद्धति। तो ये जो भारतीय कला में फ्रेस्को पद्धति है, जो टेम्परा पद्धति है, उसके बारे में जानेंगे कि क्या होती है, इसका कला में उपयोग किस तरह से किया जाता है। पिछले अध्याय में आपने समकालीन कला एवं कलाकारों के बारे में जाना। प्रस्तुत पाठ में हम भारतीय कला में फ्रेस्को एवं टेम्परा माध्यम के बारे में जानेंगे। प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य प्रकृति के बहुत निर्भर था। तो प्रागैतिहासिक जो काल था उस समय मनुष्य प्रकृति के बहुत निर्भर है। जो भी वो कार्य करता था प्रकृति पर निर्भर होकर ही करता था। उसके जीवन की संपूर्ण झांकी उस काल की कलाकृतियों में इस पर दिखाई पड़ती है। उसके चित्रों के मुख्य विषय धनुष बाण लिए हुए, एक दूसरे से युद्ध करते हुए, भयंकर पशुओं को शिकार करते हुए, विजय उत्सव पर ढोल और मृदंग बजाकर नृत्य करते हुए लोग, इस तरह के अनेक चित्र कलाकारों ने कंदराओं की विशाल चट्टानों पर चित्रित किए हैं। प्राचीन कलाकृतियों में पशुओं को देवताओं के साथ दर्शाया है। कुछ चित्रों में मानव ने पशुओं के गुणों से प्रभावित होकर उसको पूजनीय तथा उच्च स्थान प्रदान किया है। भारत में प्रागैतिहासिक शैल चित्र अब तब प्रकाश में आए जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आर्चीबाल्ड कार्लाइड ने शैल चित्रों की खोज की। तो अगर पूछा जाए शैल चित्रों की खोज कब की थी या किसने की थी, तो आपको ये नाम याद रखना है, आर्चीबाल्ड कार्लाइड ने की थी। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि जिसने शैल चित्र की खोज की थी, जिसके बारे में उनका मानना था कि वे चित्र 1867 और 1868 में उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले के सोहगी हाट में पाषाण युग के थे। पाषाण युग का मतलब होता है कि वो समय जिस समय लोग पत्थर का इस्तेमाल करते थे, पत्थर के औजार वगैरह बनाते थे। वे चित्र आज एक अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं उन लोगों का जीवन जिन्होंने उन्हें चित्रित किया है। सन 1881 में जे काकबर्न को मिर्ज़ापुर क्षेत्र में केन नदी की घाटी में जीवाश्म गेंडे की हड्डियां मिली। साथ ही रोब गांव के पास एक आश्रय स्थल में 3 लोगों द्वारा शिकार किए गए गेंडे की एक पेंटिंग भी मिली। सन 1924 में सर जॉन मार्शल, राय बहादुर दयाल सहनी, माधव स्वरूप वत्स, राखेल दास बनर्जी और डॉक्टर मैके ने सिंधु और रावी नदी के तट पर हजारों वर्ष पहले की सभ्यता की खोज की। इस खोज में विभिन्न बर्तन, मुद्रा, पात्र, मूर्तियाँ आदि वस्तुएं प्राप्त हुई। मुद्राओं पर पशुओं की आकृति मिलती है। आज उपलब्ध प्राचीन भारतीय गुफा चित्रों का अगला सेट जोगीमारा, बाघ, बादामी, सितनवासल, अरमाम लाई और अजंता के भित्ति चित्रों का मुख्य विषय बुद्ध का जीवन और जातक कथाएं है। देखो, तो ये जो जगह है, इन जगहों पर जो है ना भित्ति चित्र बनाए हुए, भित्ति चित्र का मतलब होता है दीवारों पर बनाए गए चित्र, है ना। तो ये जो चित्र है वो किससे संबंधित है? बुद्ध की जीवन के ऊपर और बुद्ध की जातक कथाओं के ऊपर। जो बादामी में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और चितनवाल में जैन विषयों से संबंधित है और चित्रित है। ये सर्वोत्तम गुणवत्ता के प्रतिनिधित्व कार्य है। इन चित्रों की भावपूर्ण आकृतियाँ विश्व की महत्वपूर्ण कलाकृतियों में अद्वितीय स्थान रखती है। इन चित्रों में हाथों की मुद्राएं, आंखों की चितवन और अंगों की भंगिमा के अनेक रूपों को दर्शाया गया है। ये युग इतिहास में कला का स्वर्ण युग माना जाता है। इस काल में अधिकतर भित्ति चित्रण हुआ है। अजंता में 29 गुफाएं हैं। उन गुफाओं के चित्र भिन्न भिन्न कालों के हैं। इनमें ईसा से प्राय 100 वर्ष पहले से लेकर ईसा बाद 7वीं सदी तक के चित्र हैं। इन गुफाओं में चित्र बौद्ध धर्म संबंधी है। बुद्ध के जीवन से प्रभावित होकर और जातक कथाओं पर आधारित चित्र भित्तियों पर उतारे गए। देखो, जो महात्मा गौतम बुद्ध हैं, तो बुद्ध के जीवन से प्रभावित होकर और जातक कथाओं पर आधारित जो चित्र है वो भित्ति चित्रों पर उतारे गए हैं। ये चित्रित गुफाएं बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल मानी जाती हैं। तो ये जो चित्रित गुफाएं हैं, जिन गुफाओं में चित्र किए गए हैं, ये जो गुफाएं हैं वो बौद्ध भिक्षु जो है उनका निवास स्थल मानी जाती है। वहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहते थे। इन चित्रों को बनाने का उद्देश्य है कि वहाँ ठहरने वाले लोग बुद्ध के जीवन की घटना को देख समझ कर उसे अपना आदर्श बना सके। अजंता के कलाकारों ने अलंकरण में बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। फूल, पशु पक्षी, गंधर्व, विद्याधर, युगलदेव सभी नायक नायिकाएं जीवन दिखाई देते हैं। चित्रों में अद्भुत कोमलता है। अजंता का प्रत्येक चित्र अपने आप में महत्वपूर्ण है। फिर भी
पद्मपाणि, बोधिसत्व माता और राहुल चंदन जातक, क्रूर ब्राह्मण की कथा जातक, गजराज की जल कीड़ा, पक्षियों का उल्लास, आनंद का पलायन आदि अनेक चित्र संसार के सुंदरतम चित्रों में स्थान रखते हैं। तो ये चित्रों का नाम है। ठीक है। अजंता की अपनी शैली है जो संसार की अन्य सभी शैलियों से भिन्न है। इस प्रकार अजंता शैली के समस्त चित्रों में कलाकार ने वात्स्यायन के कला के 6 अंगों का पालन किया है। 6 अंगों का पालन किया है। फिर भी कलाकार किसी निश्चित सीमा में बंधकर संकुचित नहीं हुआ। तो जो वात्स्यायन के 6 अंग हैं उनका उन्होंने पालन किया अपने चित्रों में, और चित्रकार ने अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सर्वोपरि महत्व प्रदान किया है। अजंता की चित्रकला आज भी अपनी विशेषताओं के कारण कला जगत में एक उज्जवल उदाहरण बनी हुई है। अजंता के कलाकारों ने स्त्रियों को सुकोमल लतिका के समान चकदार भंगिमाओं में अंकित किया है। अजंता में गिने चुने प्राकृतिक खनिज रंगों का प्रयोग हुआ है। यहाँ चित्रों में जिन रंगों का प्रयोग हुआ है उनमें सफ़ेद, लाल, भूरा, नीला, हरा तथा उनके विभिन्न हल्के एवं गहरे रंगों का प्रयोग हुआ है। स्थानीय गहरे रंग टेराबर्ट का प्रयोग किया गया है जो थोड़ा मेला होता है। नीले रंग के लिए फारस से मंगाया हुआ बहुमूल्य पत्थर लेपिस लाजुली का प्रयोग विशेष रूप से किया है। सफ़ेद रंग को खड़िया या चूने से बनाया गया है। लाल और भूरा रंग लोहे से प्राप्त है। तो देखो इस तरह से प्राकृतिक रंगों का वहाँ प्रयोग किया जाता था। पीले रंग के लिए पीले गेरू, गहरे लाल रंग के लिए चुकंदर का प्रयोग हुआ है। सुनहरे पीले रंग के लिए प्राकृतिक रूप में संख्या के उपलब्ध पीले रंग का उपयोग किया गया है। रंगों को चावल के मांड के साथ तरल जल में घोला जाता था। तो इस तरह से रंग तैयार किए जाते थे। अब देखो ये पाठ जो है, अभी तो इसकी प्रस्तावना हमने पढ़ी। तो पाठ पढ़ने का उद्देश्य ये है कि भारतीय चित्रकला के भित्ति चित्रों पर प्रकाश डाल सकेंगे, प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के बारे में समझा सकेंगे, भित्ति चित्र तैयार करने की विधि को प्रस्तुत कर सकेंगे कि भित्ति चित्र कैसे तैयार की जाती है, अजंता के चित्र किन कथाओं पर आधारित है ये उल्लेख कर सकेंगे, अजंता में प्रयोग किए हुए रंगों का वर्णन कर सकेंगे, जातक कथाओं का नाम प्रस्तुत कर सकेंगे, छदंत का वर्णन कर सकेंगे। अब पहला चित्र है भित्ति चित्रण, जिसको फ्रेस्को पेंटिंग कहते हैं। तो देखो फ्रेस्को का मतलब होता है, जिसको भित्ति चित्र ही बोलते हैं, भित्ति चित्र को इंग्लिश में फ्रेस्को कहा जाता है। ठीक है। तो भित्ति चित्र मैंने बता दिया। भित्ति यानी भीत, भीत यानी कि दीवार, दीवार पर बनाया हुआ जो चित्र होता है, दीवार पर जो चित्र उकेरे जाते हैं उसको भित्ति चित्र कहते हैं। अब फ्रेस्को तकनीक के बारे में जानें कि दीवार पर किस तरह से चित्र बनाते थे। बुनियादी सूचना, दीवार पर की जाने वाली चित्रकारी भित्ति चित्रण कहलाती है। तो प्रश्न बनता है कि भित्ति चित्र किसे कहते हैं। तो आप यहाँ से लिखोगे कि दीवार पर बनने वाली, ये दीवार पर की जाने वाली चित्रकारी भित्ति चित्रण कहलाती है। इस पद्धति में गीले चूने के प्लास्टर पर केवल पानी या चूना युक्त पानी रंगों में मिलाकर चित्रण किया जाता है। या तो कोरा चूना होता है या चूने के अंदर पानी मिलाकर या कुछ चूने में रंग मिलाकर उसको किया जाता है, जैसे हम दीवारों के ऊपर पेंट करते हैं। गीले प्लास्टर में धीरे धीरे नमी उड़ जाती है और चूना हवा से रासायनिक क्रिया करके चित्र की सतह पर कैल्शियम कार्बोनेट की पतली चमकदार झिल्ली बना देता है। इससे रंग स्थायी हो जाता है। तो ऐसा ही अभी हम अपने घरों में भी करते हैं। हम घरों में अपनी दीवारों पर चूना करते हैं, है ना, पुताई करते हैं। तो उस समय जब हम चूने से पुताई करते हैं तो क्या होता है कि चूना है जब पुताई करते हैं तब गीला होता है, लेकिन धीरे धीरे उसका जो सूख जाता है, सूखने के बाद वो स्थायी रंग अपना छोड़ देता है, यानी वो थोड़ा चमकदार हो जाता है। अगर चूने में कोई रंग मिला के पुताई करते तो उसी रंग का वो कलर पेंट होता है। चूने को मिट्टी के बर्तन में कुछ समय के लिए भिगो दिया जाता है। देखो आजकल तो क्या है कि बना बनाया तैयार पेंट मिल जाता है जो घरों के अंदर किया जाता है ना। लेकिन पहले क्या था कि चूना लाया जाता था, चूने को जो है मटके में या किसी बर्तन में गिराया जाता था, क्योंकि वो गरम गरम होता था। चूने में जैसे पानी डालोगे वो कुछ रासायनिक क्रिया करेगा और वो गर्म हो जाएगा। फिर वो जैसे रात को उसको भिगोया, सुबह तक उसको वो गलने दिया जाता था ताकि उसकी गर्माहट खत्म हो जाए और वो चूना अच्छे से पक जाए। ठीक है। पकने के बाद वो चूने को घोला जाता था, उसमें कुछ गोंद वगैरह मिलाया जाता था, फिर दीवारों पर पेंटिंग की जाती थी। तो वो भी एक तरह से जो दीवारों पर पेंटिंग की जाती है, दीवारों पर पेंट किया जाता है, वो भी इस तरह से फ्रेस्को पद्धति ही है। चूने को मिट्टी के बर्तन में कुछ समय के लिए भिगो दिया जाता है, जिससे चूने के अशुद्ध तत्व नीचे बैठ जाते हैं। इस भीगी अवस्था में चूना कई महीनों तक रह सकता है। जितना पुराना चूना होता है उतना ही मुलायम और चिकना हो जाता है। संगमरमर का चूर्ण तो संगमरमर का चूर्ण कहाँ से बनता है कि नदी की रेत में मिट्टी तथा अभ्रक की मात्रा अधिक होती है, जिससे प्लास्टर चटक जा सकता है। इसलिए संगमरमर का चूर्ण अधिक उपयुक्त रहता है। भित्ति चित्र बनाने के लिए जिस आधार का निर्माण किया जाता है उसे दीवार या भीत कहा जाता है।
दीवार का चयन करते समय कई बातों पर ध्यान देना होता है। वह वहाँ हो जहाँ हवा का उचित प्रवाह हो। तो देखो जिस दीवार पर आप चित्र बना रहे हो, जिस दीवार पर चित्र बनाने का चयन कर रहे हो, तो इन बातों को ध्यान रखा जाता है कि वह दीवार वहाँ हो जहाँ पर हवा का उचित प्रवाह हो, ताकि कोई भी पेंटिंग उस पर की जाए तो अच्छे से आसानी से वो सूख जाए। दीवार के आसपास सीलन नहीं होनी चाहिए। दीवार में कोई दरार नहीं होनी चाहिए। दीवार नई नहीं होनी चाहिए। यदि छत पर चित्र बनाने हो तो छत के पास रोशनदान हो, जिससे वायु का आवागमन ठीक प्रकार से हो। भित्ति चित्रण में प्रयोग होने वाले रंग, उन्हें तैयार करने की विधि। भित्ति चित्रण में रंगों का प्रयोग सीमित होता है। चूना सफ़ेद रंग के लिए प्रयोग में लाया जाता है। चूना ही सभी रंगों को जोड़ने का कार्य भी करता है। भारतीय परंपरा के अनुसार रामराज, हिरमिच, हिंगूल, गेरू, नील, तिल्ली के तेल से बना काजल अथवा कोयले का चूर्ण भित्ति चित्रण के लिए रंग है। तो देखो, भित्ति चित्रण के लिए रंग का इस्तेमाल ये होता है। तो ये सारे रंगों के नाम हैं, और ये सारे रंग प्राकृतिक रंग है, कोई रासायनिक रंग नहीं है। रंगों को पत्थर पर घिसकर, छानकर, निथार कर गीली अवस्था में रखा जाता है। हिंगूल, सिंदूर आदि को भेड़ के दूध में घोटकर नींबू के रस से शुद्ध किया जाता है। देखो, इस तरह से चित्रण किया गया है। यहाँ पर मन्नासन राजकुमारी का चित्र यहाँ पर बताया गया है। शीर्षक मन्नासन राजकुमारी, मध्यम टेम्परा, रचनाकार 5वीं सदी ईस्वी, स्थान अजंता महाराष्ट्र में जो अजंता की गुफा है वहाँ पर है। कलाकार अज्ञात है, किसने बनाया पता नहीं है। सामान्य विवरण, अब इस चित्र का सामान्य विवरण दे रखा है। अजंता की बेहतरीन चित्रों में एक द डाइंग प्रिंसेस, बुद्ध के भाई नंद की पत्नी सुंदरी के अंतिम क्षणों का प्रतिनिधित्व करती है, जिसने उसे भिक्षु बनने के लिए छोड़ दिया था। यह भावनाएं और करुणा शरीर के नियंत्रण मोड और संतुलन हाथों और आंखों के भावपूर्ण इशारों द्वारा व्यक्त की जाती है। मन्नासन राजकुमारी एक तख्त के सहारे लेटी हुई है और एक महिला परिचारिका उसे पकड़ रखा था। ये पकड़ रहा था। तो महिला परिचारिका उसे पकड़ रहा था। राजकुमारी का झुका हुआ सिर, उसकी झुकी हुई आंखें, झुके हुए अंग और उदास तनावग्रस्त परिचारिकाएं सभी आसन मृत्यु की ओर संकेत करती है। आसन मृत्यु की ओर मतलब कि अभी उसकी मृत्यु होने ही वाली है। यद्यपि उसके पति ने उसे छोड़ दिया है, उसके बावजूद उसने अंतिम क्षणों में मन्नासन राजकुमारी अत्यधिक चिंतित परिचारिकों से घिरी हुई है। पीछे खड़ी एक दासी अपनी छाती पर हाथ रखे हैं और दूसरे हाथ में पंखा झेल रही है। साथ के एक अन्य प्रकोष्ठ में 2 परिचारिका खड़ी है। परिचारिका मतलब जो उसकी सेवा चाकरी करने वाली होती है, उसको परिचारिका कहते हैं। जिनमें से एक पारसी टोपी पहने हुए है, दूसरी युवती के बाल निग्रो जैसे हैं, जो शायद कुछ मांग रही है। एक परिचारिका इस महिला की नाड़ी देख रही है। उसके चेहरे पर मृत्यु के आतंक की एक विषादमय छाया है। नायिका की आंखों में मृत्यु की व्यथा इस पर झलक रही है। तो इस तरह से बताया गया है। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न है। मन्नासन राजकुमार का चित्र कौन सी गुफा में है। तो जो मन्नासन राजकुमारी है उसका जो चित्र है वो गुफा नंबर 16 के अंदर दिया गया है। मन्नासन राजकुमार का चित्र का माध्यम है, ये मन्नासन जो राजकुमारी, उसका क्या माध्यम क्या है, तो उसका माध्यम है टेम्परा। तो टेम्परा पद्धति से इसको बनाया गया है। अगला है राजकुमार और राजकुमारी। प्रिय शिक्षार्थी, आइए अब टेम्परा माध्यम के एक भित्ति चित्र को समझते हैं। बुनियादी सूचना। इस भित्ति चित्र धर्मा राजकुमार वेशांतारा की कहानी को दर्शाने वाली कई भित्ति चित्रों में से एक है। इस पैनल में विश्वनाथ एक महल के मंडप में अपनी व्याकुल पत्नी को सांत्वना देते नजर आ रहे हैं। पास ही एक रानी अपनी अनुचरों के साथ अचूक गरिमा की मुद्रा में खड़ी है और उनके ऊपर की खिड़की 2 महिलाओं को ध्यान मग्न मुद्रा में दिखाती है। वास्तुशिल्प विवरण। द्वितीय आकृतियों के चेहरे के भाव वास्तव में प्रेम के एक विलक्षण सुंदर चित्र बनाते हैं। चेहरे की विशेषताओं का अच्छा संतुलन, तीखी नज़र और हाथ के इशारे, समृद्ध आभूषण और शानदार कपड़ों की सजावट अजंता स्कूल की विशेषता है। तो ये इसकी विशेषता बताई गई है। पूछा जाए कि जो अजंता जो भित्ति चित्र है, अजंता स्कूल की जो क्या विशेषता, अजंता स्कूल मतलब कि चित्रों को अलग अलग भागों में बांटा गया है, तो उसे स्कूल बोला गया है। कलाकृति राजकुमार और राजकुमारी। माध्यम मिट्टी के प्लास्टर पर प्राकृतिक रंग टेम्परा। रचनाकाल 6वीं शताब्दी ईस्वी। स्थान अजंता गुफा नंबर 17। तो अजंता गुफा नंबर 17 में चित्र बनाया गया है। कलाकार है अज्ञात। तो इस तरह से देखो ये चित्र है जो अजंता की गुफा नंबर 17 बनाया गया है। सामान्य परिचय। 17वीं गुफा में एक भित्ति चित्रण है। ये भित्ति चित्र है जिसमें राजकुमार वेशंतरा के जीवन का एक महत्वपूर्ण दृश्य दर्शाया गया है।
वहाँ जहाँ वह अपनी पत्नी से कह रहे हैं कि शुभ सफ़ेद हाथी देने के कारण उन्हें राज्य से निष्कासित कर दिया गया है। अपने पिछले जीवन में बुद्ध एक उदार राजकुमार वेशंतरा थे। तो देखो, पिछले जीवन में जो बुद्ध है, तो बुद्ध की जातक कथा है, ये अजंता की गुफा में बताई गई है। तो बुद्ध के जीवन से, ये बुद्ध के जो जन्म की जितनी कथाएं हैं, बुद्ध ने जो जो जन्म लिए, वो सारी कथाएं उसके अंदर बताया गया है। तो बता रहे हैं कि अपने पिछले जीवन में बुद्ध एक उदार राजकुमार वेशंतरा थे, जिनका विवाह माद्री नामक एक सुंदर राजकुमार से हुआ था। उनके पास एक सफ़ेद हाथी था जो राज्य के लिए शुभ माना जाता था। एक दिन जब पड़ोसी राज्य का एक प्रतिनिधि मंडल उनसे मदद मांगने आया, क्योंकि वे सूखे का सामना कर रहे थे, तो वेशंतरा ने उसे सफ़ेद हाथी दिया ताकि इससे उसके राज्य में बारिश हो सके। इससे विश्वनाथ के राज्य के लोग क्रोधित हो गए, जिन्होंने उनके पिता से राजकुमार को राज्य से बाहर निकालने के लिए कहा। इस तरह से इसमें बताया गया है। अब अजंता के चित्र किन कथाओं पर आधारित है। हमने पढ़ा कि अजंता का जो चित्र है वो बुद्ध की जातक कथाओं पर, बुद्ध के जीवन पर आधारित है। राजकुमार वेशंतरा को उनके राज्य से क्यों निकाल दिया गया, क्योंकि उसने सफ़ेद हाथी को जो है दे दिया था, है ना। राजकुमार और राजकुमारी का चित्र कौन सी गुफा में बना हुआ है, तो ये गुफा नंबर 17 में बना हुआ है। राजकुमार चित्र किस तकनीक से बना है, तो ये जो है टेम्परा तकनीक से इसको बनाया गया है। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है कौन सी तकनीक से इसको बनाया गया है। तो ये देखो, मिट्टी के प्लास्टर पर प्राकृतिक रंग द्वारा, यानी टेम्परा द्वारा, यानी मिट्टी का जो प्लास्टर होता है उस पर प्राकृतिक रंग किया जाता है, उसको टेम्परा पद्धति कहते हैं। तो इस पद्धति के माध्यम से चित्र को बनाया गया है। अगला है मार विजय। तो मार विजय का जो चित्र है, आइए अब एक अन्य चित्र मार विजय के बारे में जानें। बुनियादी सूचना, मार विजय के चित्रण में कलाकार ने अपनी पूर्ण योग्यता का परिचय दिया है। इस चित्र का अधिकांश भाग नष्ट हो चुका है। इस चित्र का संबंध उस घटना से है जब भगवान बुद्ध निर्वाण प्राप्ति के समीप पहुंच गए थे। इसी समय कामदेव ने उन्हें तप से डराने का प्रयास किया। इस चित्र में जहां अन्य कामुकतापूर्ण भयंकर कुद्र आकृतियां चित्रित हैं, वहीं तपस्या करते भगवान बुद्ध ध्यान मुद्रा में लीन बैठे हैं। एक लाल बोना उनको आंखें फाड़कर डराने का प्रयत्न कर रहा है। एक भयानक आकृति तलवार चला रही है। इसी प्रकार बहुत सी आकृति बुद्ध को तप से दिगाने का काम कर रही है। एक स्त्री को क्षमा याचना के रूप में चित्रित किया गया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा हो। तो इस तरह से देखो, ये बुद्ध का चित्र है, ठीक है। मार विजय का चित्र है, जिसमें महात्मा बुद्ध का तपस्या करते हुए दिखाया गया है। कई लोग उसकी तपस्या को भंग करना चाह रहे हैं। शीर्षक है मार विजय। माध्यम में मिट्टी के प्लास्टर पर प्राकृतिक रंग। रचनाकाल 5वीं शताब्दी ईस्वी। स्थान है गुफा नंबर 1 अजंता। तो गुफा नंबर जो अजंता की गुफा नंबर 1 है, वहाँ पर 17-18 यानी 29 गुफाएं बनी हुई हैं। उनमें से गुफा नंबर 1 के अंतर्गत ये बताया गया है। कलाकार अज्ञात है, किसने बनाया पता नहीं है। अब इस चित्र का सामान्य विवरण है। ये चित्र 12 फुट ऊंचा और 8 फुट चौड़ा है। ये चित्र जातक कथाओं पर आधारित है। जातक कथाएं महात्मा बुद्ध के पूर्ण जन्म की कथाएं है, जिसे उन्होंने स्वयं अपने उपदेश से सुनाया है और बताया है कि वे कई जन्मों से इसी प्रकार अवतीर्ण होते आ रहे हैं। इस चित्र को देखकर भगवान बुद्ध की आंतरिक सौम्यता और शांति के दर्शन हो रहे हैं। इस चित्र में हस्त मुद्राएं और नेत्र के भाव उल्लेखनीय हैं। चित्र की रेखाएं सुडौल और शक्तिशाली है। विशेष रूप से कुरूप चेहरे, गंजे सिर और बुद्ध को डराने का प्रयोग करती आकृतियाँ कलाकार की अपनी पैनी दृष्टि का परिचय देती है। अजंता में कलाकार ने सुंदरता से ही रुचि का प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि भयानक कुरूप रूपों के अंकन में भी ये चित्र उल्लेखनीय है। अब इसे संबंधित प्रश्न है कि मार विजय का क्या तात्पर्य है। मार विजय का चित्र किस गुफा में है। मार विजय के चित्र में भगवान बुद्ध किस मुद्रा में बैठे हैं। अब अगला पॉइंट है बेलों की लड़ाई। आप जानते हैं कि अजंता के भित्ति चित्र कला के महत्वपूर्ण नमूने हैं। आइए टेम्परा माध्यम के ही और चित्र बेलों की लड़ाई के बारे में जानें। बुनियादी सूचना, अजंता का कला मंडप यानी अजंता का कला मंडप आलेखनों से सुसज्जित है। खंभों, दीवारों, छतों, आंगन और मेहराबों पर बुद्ध के से जुड़े दृश्यों और रूपांकनों से चित्रित हैं। इन आलेखनों में कलाकारों ने मानव, पशु, पक्षी, हाथी, बैल, फल फूल को कलात्मक रेखाओं से आलेखनों में प्रयोग किया है। इन आलेखनों का संयोजन विधिपूर्ण है। अजंता के चित्रकार समकालीन जीवन के सभी पहलुओं से परिचित थे। उन्होंने देहाती जीवन की तरह ही दरबारी दृश्यों को भी उतनी ही कुशलता से चित्रित किया है। उन्हें गतिशील आकृतियाँ चित्रित करने में आनंद आता था। गुफा 1 में एक कोष्ठक पर चित्रित लड़ते हुए बैल अजंता के उस्तादों की कला का एक उदाहरण है। अब देखो, तो अजंता की जो गुफा है उसमें लड़ते हुए बैलों का चित्र है। शीर्षक है बैलों की लड़ाई। माध्यम है टेम्परा। रचनाकाल है 5वीं शताब्दी ईस्वी। स्थान है गुफा नंबर 1 जो अजंता महाराष्ट्र में है।
कलाकार अज्ञात है, किसने बनाया पता नहीं। देखो इस तरह का चित्र है जिसमें बैलों को जो है लड़ते हुए दिखाया गया है। सामान्य विवरण, इस चित्र में लड़ने वाले सांडों के बल और शक्ति को दर्शाया गया है। उनका सुंदर सुडौल शरीर, नुकीले सींग, उठी हुई पूंछ और बड़े कुबड़ उनकी पहचान है। झुंड के नेता के रूप में उनके सींग बंधे हुए हैं और खुर भूमि को रगड़ रहे हैं। उनके नथुने आक्रामक रूप से भड़क उठे हैं। अजंता के कलाकार ने अन्य सभी चित्रों को अलग अलग रंग में रंगा है और बैल पशुओं के चित्रण को पुष्ट और सजीव करने के लिए उनकी पूंछ और पैरों को चित्रित किया है। विभिन्न मुद्राओं में दर्शक लड़ाई की पशु शक्ति को महसूस कर रहे हैं। यहाँ रेखाओं का प्रवाह रचना की उल्लेखनीय विशेषता है। तो इस तरह से इसके बारे में बताया गया है। अब देखो बैलों की लड़ाई का चित्र कहाँ स्थित है, बैलों की लड़ाई को देखकर क्या प्रभाव पड़ता है, बैलों की लड़ाई एक महत्वपूर्ण चित्र क्यों है। तो ये इससे संबंधित ये प्रश्न दे रखे हैं। तो इस तरह से चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। तो इन चैप्टर से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। देखो फ्रेस्को और टेम्परा के बारे में शॉर्ट में बता रखा है कि फ्रेस्को क्या है। तो फ्रेस्को यानी कि भित्ति चित्र। तो मन्नासन राजकुमार का चित्र है, इसमें टेम्परा माध्यम से बनाया गया है और 5वीं शती में बताया गया है। टेम्परा अगला है, ये फ्रेस्को के बाद में टेम्परा पद्धति है। टेम्परा पद्धति में राजकुमार और राजकुमारी का चित्र है। ये टेम्परा माध्यम से बनाया गया है और 6वीं शताब्दी में बनाया है, 6वीं ईस्वी में बनाया गया है। मार विजय का भी चित्र है जो टेम्परा माध्यम से बनाया है और ये 5वीं ईस्वी में बनाया गया है। और ये इससे संबंधित प्रश्न दे रखे हैं। भित्ति चित्र किसे कहते हैं, है ना। मन्नासन राजकुमार पर एक लेख लिखिए। गुफा नंबर 1 में खंभे पर बने बैलों की लड़ाई के चित्र की व्याख्या कीजिए। भारत की चित्रकला में प्रथम शताब्दी से 7वीं शताब्दी तक गुफा चित्रों के उदाहरण कहाँ कहाँ उपलब्ध है, उल्लेख कीजिए। अजंता में बने मार विजय नामक चित्र का विवरण लिखिए। अजंता में बने राजकुमार और राजकुमारी नामक चित्र का वर्णन कीजिए। तो जो चित्र के बारे में हमने पढ़ा था वो हमें यहाँ पर लिखना है। चित्र में राजकुमार की क्या हालत है, अजंता के भित्ति चित्र की प्रमुख विशेषता लिखिए। मार विजय का आकार लिखिए। मार विजय में बोना क्या करने का प्रयास कर रहा है। तो इस तरह से प्रश्न यहाँ पर दे रखे हैं। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको चैप्टर में मिल जाएंगे और जल्दी से जल्दी हम इन प्रश्नों के उत्तर भी लेके आएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।